हेलो बच्चों। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं फिफ्थ चैप्टर में आगे, दैट इज ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो ये कॉम्पिटिटिव पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों। हाँ, इस पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। तो देखिए, ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन हमें स्टडी करना है कि लॉज क्या है और इसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। तो बच्चों आप देखिए, सबसे पहले हमें इस टर्म को जानना होगा कि व्हाट डू मीन बाय डिफ्यूजन। ठीक है, तो आप कहते हो डिफ्यूजन इज द टेंडेंसी ऑफ सब्सटेंस टू स्प्रेड थ्रू आउट द स्पेस अवेलेबल टू इट। एक्चुअली में जब आप जैसे परफ्यूम स्प्रे करते हो तो कैसे वो पूरा फैल जाता है, नहीं। तो सिमिलरली आपसे कहा गया कि डिफ्यूजन इज द टेंडेंसी ऑफ एनी सब्सटेंस, स्पेशली हम लोग गैस की बात करेंगे, टू स्प्रेड थ्रू आउट द स्पेस अवेलेबल टू इट। तो जो अवेलेबल स्पेस होगा अगर उसमें वो स्प्रेड हो जाता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि अगर आप परफ्यूम स्प्रे करते हो तो वो जो परफ्यूम है वो पूरे में स्प्रेड हो जाता है, वो एक टेंडेंसी है। ठीक है, अब आप देखिए, जैसे एक साइड आपने ज़्यादा डेंस गैस रखा और दूसरे साइड लेस है, अगर आप इसको ऊपर उठा दो तो ये गैस इस तरफ आके डिफ्यूज होगा, मतलब इस तरफ, क्योंकि इस तरफ अवेलेबल स्पेस ज़्यादा है तो ये इस तरफ मिक्स हो जाएगा। तो मिक्सिंग ऑफ गैस मॉलिक्यूल है ना, टू मिनिमाइज इट्स प्रेशर ग्रेडियंट, तो यहाँ पे हो रहा है। एक और फिनोमेना है दैट इज कॉल्ड इफ्यूजन। इसमें क्या होता है, एस्केप ऑफ गैस थ्रू पिन होल। जैसे मान लो आपने क्या किया, एक साइड गैसेस मॉलिक्यूल प्लेस किया और एक साइड खाली है और इसमें एक छोटा सा होल कर दिया हमने, तो क्या होगा कि इस होल से गैस स्केप करेगा। आप उस प्रोसेस को इफ्यूजन कहोगे। देखो, डिफ्यूजन और इफ्यूजन में ये डिफरेंस आ गया आपको कि ये पिन होल से पास होगा। जैसे मान लो आप इसमें टायर में एयर फिल करके एक पिन होल कर दो तो जो हवा निकल रहा होगा वो बेसिकली इफ्यूजन है। ठीक है, और इसमें देखिए, मैंने आपको बताया कि अगर आप इस पूरे इसको हटा दो बीच से पार्टीशन को, ये पूरे में क्या होगा, फैल जाएगा। तो ये क्या है, एक्चुअली ये अपने प्रेशर ग्रेडियंट को मिनिमाइज करने के लिए स्प्रेड होता है इसमें, तो दैट इज कॉल्ड डिफ्यूजन। ठीक है, तो ग्राहम ने इस डिफ्यूजन एंड डिफ्यूजन को स्टडी किया और उन्होंने लॉ दिया। पहले और देखते हैं कि द एबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग, है ना, ऑफ गैसेस टू फॉर्म होमोजेनस मिक्सचर इज कॉल्ड डिफ्यूजन। अगर आप इसको प्रॉपर डिफाइन करना चाहते हो बच्चों, तो कहा गया द एबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस टू फॉर्म होमोजेनस मिक्सचर इज कॉल्ड व्हाट, डिफ्यूजन। और दूसरा ये कहा गया कि द प्रोसेस इन विच अ गैस इज अलाउड टू एस्केप अंडर प्रेशर थ्रू अ स्मॉल एपर्चर या होल मेड इन द वॉल ऑफ अ क्लोज कंटेनर इज कॉल्ड इफ्यूजन। जैसा कि मैंने, ये डेफिनेशन है बच्चों, डिफ्यूजन और इफ्यूजन का परफेक्ट डेफिनेशन, जिसको आप कह सकते हो कि द एबिलिटी ऑफ स्पॉन्टेनियस इंटरमिक्सिंग ऑफ गैसेस टू फॉर्म homogeneous mixture is called diffusion, or the process in which a gas is allowed to escape under pressure through a small aperture or hole is, जो कि आप बनाते हो वॉल के इनसाइड। मैंने आपको बताया था कि आप एक क्यूब लीजिए, उसमें पार्टीशन डाल दो, एक तरफ आप गैस फिल कर दीजिए और उस पार्टीशन में स्मॉल होल कर दो। तो जैसे स्मॉल होल करेंगे तो क्या होगा, गैस एस्केप करेगा। इस प्रोसेस को आप इफ्यूजन का नाम दोगे। ठीक है, तो अब आइए, ग्राहम ने इस डिफ्यूजन एंड इफ्यूजन के रिलेटेड क्या लॉ प्रोड्यूस किया, क्या लॉ दिया, जिसको हम लोग अब स्टडी करने वाले हैं। तो देखिए बच्चों, ग्राहम लॉ का स्टेटमेंट क्या है, बहुत ध्यान सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ग्राहम ने अपने स्टेटमेंट में कहा कि एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, पहले तो आपको प्रेशर कांस्टेंट रखना होगा और टेम्परेचर कांस्टेंट रखना होगा। The rate of diffusion या effusion of gas is inversely proportional to square root of its density। ध्यान सुनिए, at constant temperature and pressure rate of diffusion, या तो आप diffusion लीजिए या फिर effusion लीजिए, of a gas is inversely proportional to square root of
डेंसिटी, स्क्वायर रूट ऑफ द डेंसिटी। तो देखो बच्चे ये रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ व्हाट, डेंसिटी है। तो ये यहाँ पे डी क्या है, डेंसिटी है, और आपने कांस्टेंट क्या रखा है, टेम्परेचर एंड प्रेशर। तो एट कांस्टेंट टेम्परेचर एंड प्रेशर, गेटिंग माय पॉइंट और नॉट, ठीक है। तो देखिए आगे देखते हैं कि अगर मान लेते हैं कि R1 और R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन है ऑफ टू गैसेस और डेंसिटी है D1 एंड D2 आर देयर रिस्पेक्टिव डेंसिटी। तो मान लो कोई गैस 1 है, उसका रेट ऑफ डिफ्यूजन आप R1 मान लीजिए, गैस 2 है उनका रेट ऑफ डिफ्यूजन आप R2 मान लीजिए, D1 आप जस्ट सपोज कर लो डेंसिटी ऑफ गैस 1 है और D2 डेंसिटी ऑफ गैस 2 है। नहीं तो आप इस लॉ को रेशियो के फॉर्म में जब आप देखेंगे तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 अपॉन D1 होगा। R1 अपॉन R2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 अपॉन D1। D1 क्या है बच्चों, डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस, और D1 क्या है, डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस। R1 क्या, रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब कितना वॉल्यूम कितने टाइम में डिफ्यूज हुआ, नहीं पर यूनिट टाइम कितना वॉल्यूम डिफ्यूज हुआ, ये आपको बताएगा रेट ऑफ डिफ्यूजन। तो आप देखिए बच्चे इसको हमने क्या किया, डेंसिटी ऑफ गैस 2 को डेंसिटी ऑफ R1 से डिवाइड किया, फिर डेंसिटी ऑफ गैस को भी डेंसिटी ऑफ R1 से डिवाइड किया, तो ये और ये कैंसिल हो जाएगा ना, तो आप डिवाइड कर सकते हो। अब किसी भी गैस को, ध्यान सुनिए, अगर किसी भी गैस के डेंसिटी को हाइड्रोजन की डेंसिटी से अगर डिवाइड कर दोगे तो अब उसको एक नया टर्म देते हो, दैट इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी ऑफ दैट गैस। नॉट गेटिंग? किसी भी गैस की डेंसिटी को हाइड्रोजन की डेंसिटी से अगर आप डिवाइड कर देते हो तो जो नई डेंसिटी मिलेगी दैट इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी ऑफ गैस, है ना। तो यहां पे देखिए ऊपर क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस सेकेंड, और नीचे क्या आ जाएगा, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस फर्स्ट। समझ में आया कि नहीं भाई? तो अब आप देखिए आगे हम लोग क्या करें, ये आई होप क्लियर हो गया होगा कि R1 अपॉन R2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ D2 अपॉन D1। R1 है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस, R2 है रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस। स्क्वायर रूट में D2 है डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस, D1 है डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस। अब आप इन डेंसिटी को, इन दोनों की डेंसिटी को हमने डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर दिया, तो हालांकि इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना, ये तो कैंसिल आउट हो गया, तो आप ऐसा कर सकते थे। तो अब जो नया टर्म मिला दैट इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस, और दिस इज व्हाट वेपर डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस। क्या ये आप समझ पा रहे हैं? फिर देखिए बच्चों, क्या आप नहीं जानते, अगर मान लो हमने फिर से 2 से ऊपर मल्टीप्लाइड और डिवाइड कर दिया, दो से ऊपर मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे मल्टीप्लाई किया, तो ये कैंसिल हो सकता है। तो क्या आप जानते हैं 2 इंटू वेपर डेंसिटी को ही मोलर मास कहते हैं? आप पहले से जानते हो भाई, तो 2 इंटू वेपर डेंसिटी इज कॉल्ड मोलर मास। तो आप देखिए बच्चे, रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस इज इक्वल टू व्हाट, मोलर मास ऑफ सेकेंड गैस अपॉन मोलर मास ऑफ फर्स्ट गैस। ये बहुत इंपॉर्टेंट आपको फॉर्मूला मिल गया, इस पे आप क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे बच्चे। तो यहां देख लीजिए M2 क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस 2, M1 क्या है, मोलिकुलर वेट ऑफ गैस 1। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन को मोलर मास से भी कोट कर सकते हो। तो अब आप देख लीजिए बच्चे, यहाँ पे फॉर्मूला आपके पास आ गया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ square root of density of second gas upon density of first gas and equal to square root of density of molar mass of second gas upon molar mass of first gas। तो ये बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आपको मिल गया, इस पे आप क्वेश्चंस सॉल्व कर पाओगे। समझे कि नहीं समझे बच्चे? अब आइए फिर से आगे चलते हैं। तो जरा ध्यान से देखिए, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ डिफ्यूजन। प्रेशर को हमने कांस्टेंट रखा था, अगर मान लो प्रेशर कांस्टेंट नहीं हुआ तो बताइए, आपने रेट ऑफ डिफ्यूजन जो मेजर किया था इनिशियली एट दैट टाइम टेम्परेचर एंड प्रेशर को कांस्टेंट किया था। मान लीजिए प्रेशर कांस्टेंट नहीं है,
तो रेट को प्रेशर से कैसे कोरिलेट करोगे? तो व्हेन प्रेशर ऑफ गैस इज नॉट कांस्टेंट देन रेट ऑफ डिफ्यूजन मे बी टेकन प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। समझ पा रहे हैं आप? अगर 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 प्रेशर कांस्टेंट नहीं है तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और प्रेशर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नहीं। तो जितना जितना ज्यादा कोलिजन होगा उतना फास्ट रेट आएगा, ये आप भी जानते हो भाई। तो रेट ऑफ डिफ्यूजन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर नहीं। तो अगर आप इन दोनों कांस्टेंट को कंबाइन कर दो नहीं, रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड मोलर मास में रिलेशन और रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड प्रेशर में रिलेशन को अगर आप कंबाइन कर दें तो अब आपके पास R1/R2 इक्वल टू आ जाएगा P1/P2, चूंकि ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है प्रेशर वाला, और स्क्वायर रूट ऑफ M2/M1 ये आपको मिल जाएगा। तो R1/R2 इक्वल टू P1/P2 और स्क्वायर रूट ऑफ M2/M1। तो यहाँ P1 क्या है बच्चे? प्रेशर ऑफ गैस 1 और P2 क्या है? प्रेशर ऑफ गैस 2। नहीं आया समझ में? तो आप प्रेशर मोलर मास को एक साथ कोरिलेट कर सकते हो। अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट कर दिया तो ये टर्म कैंसिल आउट हो जाएगा, लेकिन अगर आपने प्रेशर कांस्टेंट नहीं किया तो ये टर्म इसमें इन्वॉल्व रहेगा। और आईटी ने इस पे कई बार क्वेश्चन पूछा है बच्चों, ठीक है। तो आई होप ये कॉन्सेप्ट भी आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन रेट ऑफ डिफ्यूजन। When pressure of a gas is not constant, then rate of diffusion may be taken proportional to pressure। ठीक है, आइए अब एप्लीकेशन ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन। ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन के क्या क्या एप्लीकेशंस हैं? व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन? तो देखिए बच्चों, इसमें 3 इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हमें डिस्कस करना है नहीं। इसमें जो सबसे पहला एप्लीकेशन है, इट हेल्प टू सेपरेट गैसेस हैविंग डिफरेंट डेंसिटीज। अगर 2 गैस आपके पास है, उनकी डेंसिटी डिफरेंट है, तो आप उन 2 गैस को सेपरेट कर सकते हो। क्यों? क्योंकि रेट ऑफ डिफ्यूजन डिफरेंट होगा। जब डेंसिटी डिफरेंट है तो ऑब्वियस सी बात है रेट ऑफ डिफ्यूजन भी डिफरेंट होगा। तो आप 2 गैसेस जिसकी डेंसिटी डिफरेंट है, विद द हेल्प ऑफ दिस ग्राहम्स लॉ आप उन दोनों गैसेस को सेपरेट कर सकते हो। सेकेंड एप्लीकेशन क्या है बच्चों? इट हेल्प्स इन सेपरेशन ऑफ आइसोटोप्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट। तो आइसोटोप्स ऑफ सर्टेन एलिमेंट्स को भी ऑब्वियस बात है उसके भी डेंसिटी डिफरेंट होती है, तो आप उन्हें सेपरेट करने के लिए भी ग्राहम्स लॉ ऑफ डिफ्यूजन यूज कर सकते हो। थर्ड है, इट हेल्प टू डिटरमिन द डेंसिटी ऑफ और मोलिकुलर मास ऑफ एन अननोन गैस बाय कंपेयरिंग इट्स रेट विथ नोन गैस। कोई नोन गैस का रेट अगर आपको मालूम है तो उसको आप अननोन गैस के रेट से कोरिलेट करके उनका मोलर मास या फिर डेंसिटी आप फाइंड कर सकते हो। समझ में आया कि नहीं आया भाई? ये 3 बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस देखा आपने ग्राहम्स लॉ में। पहला क्या है कि अगर मान लो 2 गैसेस आपके पास हैं और उनकी डेंसिटी डिफरेंट है तो उन दोनों गैसेस को आप सेपरेट कर सकते हो। दूसरा एप्लीकेशन ये है कि सर्टेन एलिमेंट्स जिनके आइसोटोप्स को आप सेपरेट कर सकते हो नहीं। और तीसरा ये है कि अगर मान लो कोई गैस है जिसकी डेंसिटी और रेट आपको मालूम है, तो अनदर गैस जो कि अननोन होगा उनका मोलर मास या डेंसिटी आप इनसे कंपेयर करके डिटेक्ट कर सकते हो ऑफ डिफ्यूजन विथ अ नोन गैस। ओके, तो चलिए इस पे हमें क्वेश्चन देखना है। देखिए इसका एप्लीकेशन पहले एक बार आपने जो भी पढ़ा है उसको एक बार आराम से सुकून से पहले रिवाइज कर लो, और प्रॉब्लम सॉल्व करने से पहले जो डेटाज होता है उसको आपको ब्रेन में फिट करना होगा, स्पेशली जो फॉर्मूला होता है नहीं। तो आप देखिए ग्राहम लॉ के स्टेटमेंट क्या हमने पढ़ा। स्टेटमेंट में क्या कहा गया था बच्चों कि रेट ऑफ डिफ्यूजन। रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब ये होता है कि कितना वॉल्यूम यूनिट टाइम में डिफ्यूज हुआ है ना। मतलब 50 वॉल्यूम अगर 20 मिनट में डिफ्यूज हुआ तो रेट ऑफ डिफ्यूजन 50/20 मतलब 50/20 हो जाएगा, क्योंकि यूनिट टाइम में आपको निकालना होता है ना। 20 मिनट में 50 हुआ तो एक में कितना, एक में जितना होगा दैट इज कॉल्ड रेट। गेटिंग माय पॉइंट? ठीक है। तो ग्राहम ने अपने लॉ में ये कहा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन या इफ्यूजन ऑफ गैस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इट्स डेंसिटी। ये एक्सपेरिमेंटल मेजरमेंट था, एक्सपेरिमेंट से ये डिटेक्ट किया गया था, और
उन्होंने स्टेटमेंट दिया, लेकिन यहाँ पे आपको दो चीजें कांस्टेंट रखनी होगी, दैट इज टेम्परेचर एंड प्रेशर। अगर आप टेम्परेचर प्रेशर अगर आप प्रेशर कांस्टेंट नहीं रखोगे तो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो प्रेशर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, तो प्रेशर टर्म भी आपके इक्वेशन में इन्वॉल्व होगा। फिर हमने क्या किया, दो गैस के रेट के लिए इक्वेशन लिखा, दोनों को हमने डिवाइड कर दिया, कंपेयर किया, तो आपने देखा कि रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ फर्स्ट गैस अपॉन रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सेकेंड गैस इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस अपॉन डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस। ये आपने देख लिया था, पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर है, ब्रेन में आप फिट कर लीजिए बच्चे सुकून से। फिर डेंसिटी ऑफ सेकेंड गैस को हमने डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर दिया। सिमिलरली डेंसिटी ऑफ फर्स्ट गैस को हमने डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड कर दिया, क्योंकि डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन कैंसिल हो सकता था, तो हम ऐसा कर पाएंगे। अब कॉन्सेप्ट ये कहता है, डेफिनेशन ये कहता है कि किसी भी गैस के डेंसिटी को अगर हाइड्रोजन की डेंसिटी से डिवाइड कर दोगे तो एक नया टर्म आएगा, दैट इज कॉल्ड वेपर डेंसिटी। नहीं तो जो डेंसिटी ऑफ गैस सेकेंड को आपने डेंसिटी ऑफ हाइड्रोजन से डिवाइड किया था तो वो क्या लगा, वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 2, और नीचे आ जाएगा वेपर डेंसिटी ऑफ गैस 1। तो इतना आपको समझ में आ गया। अब हमने क्या किया, ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिया, है ना, 2 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किया, 2 से नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, तो बन गया 2 इंटू वेपर डेंसिटी। अब आप जानते हो मोलर मास इक्वल टू क्या होता है, वेपर डेंसिटी। तो अब हमारे पास क्या आ गया, ऊपर मोलर मास ऑफ गैस सेकंड और नीचे मोलर मास ऑफ गैस फर्स्ट। तो इक्वेशन क्या आ गया, एकदम से ब्रेन में फिट करो, नहीं तो R1 अपॉन R2 इक्वल टू स्क्वायर रूट लीजिए M2 अपॉन M1, दैट्स इट। ठीक है, यहां पे याद रखना प्रेशर कांस्टेंट होगा। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं हुआ तो रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। तो आपका R1 अपॉन R2 इक्वल टू आएगा P1 अपॉन P2 स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1, गेटिंग और नॉट, या P1 अपॉन P2 स्क्वायर रूट ऑफ D2 अपॉन D1 भी लिख सकते हो। बस यही है आपका ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन। तो जरा आप इसको देखिए, इस क्वेश्चन को देखिए क्या कहता है बच्चों, 50 वॉल्यूम ऑफ हाइड्रोजन टेकन। हाइड्रोजन चूंकि गैस की बात हो रही है तो आप H2 लेंगे, टेक 20 मिनट्स टू डिफ्यूज आउट अ वेसल। क्या कह रहा है बच्चों कि 50 वॉल्यूम है, मतलब 50 ml ले लीजिए हाइड्रोजन, टेक 50 मिनट टू डिफ्यूज out a vessel. How long will 20 volume of O2 take to diffuse out from the same vessel under the same condition, that is temperature and pressure. तो 50 वॉल्यूम का मतलब आप कुछ भी ले सकते हो, 50 ml मान लो, of hydrogen take 20 minute to diffuse out of a vessel। तो ये एक नोन गैस हो गया आपका, ठीक है, जिसका रेट आपको पता चल गया। तो रेट क्या हो गया अभी इसके लिए, 50 अपॉन 20, ये रेट ऑफ हाइड्रोजन हो गया, और हाइड्रोजन का मोलर मास आपको मालूम है। फिर कह रहा हाउ लॉन्ग विल 40 वॉल्यूम ऑफ O2 टेक टू डिफ्यूज आउट फ्रॉम द सेम वेसल अंडर द सेम कंडीशन। तो O2 भी आपको पता चल गया, इसका मोलर मास हमें मालूम है, ठीक है। अब यहां पे कह रहा 40 अपॉन T, तो आप क्या करोगे भाई, R1 अपॉन R2, तो R1 के बदले लिखेंगे क्या, आप लिखेंगे 50 अपॉन 20, नीचे क्या लिखोगे आप, R2 क्या होगा 40 अपॉन T, तो 40 अपॉन T इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ गैस 2। गैस 2 क्या हो गया, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन कितना 32, और नीचे गैस 1 क्या, हाइड्रोजन, दैट इज 2। सॉल्व करिए उनके आंसर, लेट्स सी। तो देखो बच्चे सॉल्यूशन ये है कि रेट ऑफ डिफ्यूजन दैट इज R1 को आप V1 अपॉन D1 भी लिख सकते हो, और R2 को V2 अपॉन T2 भी लिख सकते हो बाय डेफिनेशन। एक यूनिट टाइम में कितना गैस डिफ्यूज होता है, दैट इज कॉल्ड रेट ऑफ रिएक्शन। तो V1 अपॉन T1 अपॉन V2 अपॉन T2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ M2 अपॉन M1। सबकी वैल्यू मालूम है, 50 अपॉन 20, 40 अपॉन T इक्वल टू इतना। सॉल्व करिए, 50 अपॉन 20 इक्वल टू T ऊपर जाएगा अपॉन 40, यहाँ से देखिए 16 का स्क्वायर रूट क्या होता है बच्चे 4, तो T से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको मिला 64। तो O2 को डिफ्यूज होने में 40 ml O2 को डिफ्यूज होने में 64 मिनट का टाइम लगेगा।
समझ में आया कि नहीं आया बच्चों? नहीं तो आई होप आपका कॉन्सेप्ट क्लियर है टुवर्ड्स ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन, ठीक है ना? तो टाइम आ गया 64 मिनट्स। चलिए एक क्वेश्चन और देखते हैं बच्चों। कह रहा 180 ml ऑफ अ हाइड्रोकार्बन 180 ml ऑफ अ हाइड्रोकार्बन diffuses through a porous membrane in 15 minutes। आ गया ना 180/15। अच्छा 120 फिर कहा गया while 120 ml of SO2 under identical condition of temperature and pressure diffusion in 20 minutes, what is the molecular mass of hydrocarbon? तो आपको एप्लीकेशन बताया गया था बच्चों कि एक नोन गैस जिसका रेट आपको मालूम हो, आप उनकी मदद से उनके कंपैरिजन से आप अननोन गैस के मोलर मास एंड डेंसिटी का मेजरमेंट कर सकते हो। उसी एप्लीकेशन को हम लोग विद द हेल्प ऑफ दिस क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं। तो क्या है बच्चों कॉन्सेप्ट कि 180 ml ऑफ हाइड्रोकार्बन diffuses through a porous membrane in 15 minutes while 120 ml of SO2 under identical condition diffuses in 20 minutes. What is the molecular mass of hydrocarbon? तो ये देखिए R1 मान लेते हैं, ये रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ हाइड्रोकार्बन है और R2 रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड है। तो हाइड्रोकार्बन का रेट ऑफ डिफ्यूजन 180/15 हो गया बच्चे और रेट ऑफ डिफ्यूजन ऑफ SO2 120/20 हो गया। तो 15 देख लीजिए 12 हो गया ये और ये कितना हो गया 6। तो आप देखिए R1/R2 इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ SO2 का मोलर मास 64 आप जानते हैं, है ना? 180/15 और 120/20 तो 180/15 होता है 12 और 26 to 12 ये 2 आ गया। अच्छा स्क्वायर रूट यहाँ निकालोगे तो इस पे आ जाएगा स्क्वायर रूट, स्क्वायर हो जाएगा इसका तो 4 आ गया। 64/m इक्वल टू m इज मोलर मास 4 तो मोलर मास इक्वल टू क्या जाएगा 16। हेंस मोलर मास ऑफ क्या, मोलर मास ऑफ अननोन हाइड्रोकार्बन इज 16 और 16 किसका होता है बता सकते हो क्या? मीथेन मार्स गैस। नहीं इसका मतलब ये रहा होगा। तो क्या आप लोगों को ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन समझ में आ गया बच्चों? नहीं तो आप बताइए अगर किसी पिन होल से, है ना, हाई प्रेशर से अगर कोई गैस स्केप कर रहा हो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं हम लोग? इफ्यूजन कहते हैं, ठीक है ना? इफ्यूजन। नहीं और हाई प्रेशर से अगर लो प्रेशर में होमोजेनस मिक्सचर बनाता हो कोई गैस अपने प्रेशर ग्रेडियंट को कम करने के लिए तो आप उसे डिफ्यूजन कहते हो। समझ में आया कि नहीं आया? तो रेट ऑफ डिफ्यूजन और डेंसिटी, रेट ऑफ डिफ्यूजन एंड मोलर मास में रिलेशन एस्टैब्लिश किया एक साइंटिस्ट ने जिनका नाम था ग्राहम। ग्राहम ने कहा कि क्या कहा बच्चों? रेट ऑफ डिफ्यूजन, रेट ऑफ डिफ्यूजन का मतलब वॉल्यूम अपॉन टाइम, ऐसे याद रखो, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डेंसिटी। इसी को कोरिलेट करके हमने ये प्रूफ कर दिया कि रेट ऑफ डिफ्यूजन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ मोलर मास। ठीक है, तो जब दो गैस के लिए हमने कंपेयर किया तो R1/R2 इक्वल टू हमें मिला स्क्वायर रूट ऑफ D2/D1 दैट इज इक्वल टू M2/M1 अगर प्रेशर कांस्टेंट हुआ तो। अगर प्रेशर कांस्टेंट नहीं हुआ तो R1/R2 इक्वल टू P1/P2 स्क्वायर रूट D2/D1 दैट इज इक्वल टू P1/P2 स्क्वायर रूट M2/M1। तो आई होप आप लोगों को ग्राहम लॉ ऑफ डिफ्यूजन बहुत अच्छे से समझ में आ गया। इस पे आप MCQ सॉल्व करिए, दिनेश महेश सुरेश सॉल्व करिए बच्चों। बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे प्रीवियस एग्जाम्स में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, नीट में, मेंस में। स्कूल में नहीं आते, स्कूल में देखा गया है कि नहीं के बराबर आता है। ठीक है, तो आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। और इससे पहले जो लॉज हमने पढ़ाए हैं, बॉयल्स लॉ, चार्ल्स लॉ, एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस या गिलुसिक लॉ या फिर डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, तो उसको भी आप थोड़ा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए। बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है,
आपको मज़ा आएगा। फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग काइनेटिक KMT पढ़ेंगे, काइनेटिक मॉलिक्यूलर थ्योरी ऑफ गैसेस स्टडी करेंगे। ठीक है, तब तक आप अपना ख्याल रखिए और खूब पढ़ाई करिए। बाय।